विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियों। कार्यपालिका शक्तियों में हम सबसे पहली शक्ति पढ़ेंगे कानूनों को लागू करना एवं व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 3री उपधारा में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि वो कार्यपालिका कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को और सीनेट के द्वारा अनुसमर्थित संधियों को निष्ठापूर्वक लागू करें। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानूनों को लागू करना और राज्य में व्यवस्था, संपूर्ण देश में व्यवस्था बनाए रखना उसका प्रमुख कार्यपालिका दायित्व है। इस संबंध में अमेरिका का राष्ट्रपति स्वविवेक से काम करता है, अर्थात वो देखता है कि किन कानूनों को अधिक कठोरता के साथ लागू करेगा, किन कानूनों को कम कठोरता से लागू करेगा और किन कानूनों को लागू नहीं करेगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने शर्मन एंटी ट्रस्ट लॉ कानून को लागू करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया, और जब रूजवेल्ट 1901 में रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने तो उनके द्वारा जो है इस कानून को लागू किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के स्वविवेक के ऊपर या इस संबंध में राष्ट्रपति स्वविवेक का उपयोग करता है। और अब कहते हैं कि कानूनों को लागू करना और साथ ही साथ जो है व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघीय सरकार जो है प्रत्येक अमेरिका के राज्यों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गारंटी देगी, साथ ही साथ राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगी तथा आंतरिक रूप से वहाँ पर शांति और उपद्रव नहीं होने देगी, या वहाँ पर आंतरिक रूप से आंतरिक हिंसा से रक्षा का कार्य जो है संघीय सरकार के द्वारा किया जाए। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि अमेरिका में किसी भी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा हो या बाहरी आक्रमण होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति उस राज्य के अधिकारियों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही अपनी पहल पर वहाँ पर कार्य कर सकता है। और यदि वहाँ पर आंतरिक हिंसा और उपद्रव से रक्षा की बात आए तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के गवर्नर या विधानमंडल के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ही इस प्रकार का कार्य करेंगे। लेकिन यदि वहाँ पर आंतरिक हिंसा से, अशांति से, संघीय कानूनों के क्रियान्वयन में बाधा आ रही हो या संपत्ति को नुकसान पहुँच रहा हो या अंतर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा पैदा हो रहा हो, अव्यवस्था हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी वहाँ पर व्यवस्था बनाने का कार्य कर सकता है। और ऐसा अमेरिका के इतिहास में कई बार हुआ भी है। जैसे 1894 में वहाँ के राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने इलिनोइस राज्य के गवर्नर के विरोध के बावजूद भी वहाँ पर रेलवे हड़ताल को समाप्त करने के लिए सैनिक भेज दिए और इस तर्क ये दिया कि इससे अंतर्राज्यीय जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसके लिए अव्यवस्था पैदा हो रही है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति हार्डिंज ने भी वहाँ पर जो है एक हड़ताल को दबाने के लिए सशस्त्र सैनिक भेज दिए। इसी प्रकार से राष्ट्रपति आइजनहावर जो था उसने भी जो है लिटिल रॉक स्कूल विवाद में जो है
अपने सैनिक भेज करके वहाँ पर विवाद को समाप्त किया। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य के अंदर व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से भी अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और जो है सेना का प्रयोग कर सकता है। दूसरा कार्यपालिका कार्य है प्रशासन का संचालन करना। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रक है या निर्देशक है, और ऐसी स्थिति में ये देखना अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्य है कि वहाँ प्रशासन के सभी पदाधिकारी संघीय संविधान के अनुसार, विदेशों से की गई संधियों के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। और इस प्रकार से जो है इस संबंध में अपने अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में हुआ, इस संबंध में कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम जो है वो जारी करके उनसे उनके कर्तव्यों का पालन करवा सकता है। और इस संबंध में विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष हैं, विभिन्न आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको वो आदेश भेज करके प्रशासन का संचालन करवाता है। अगला है नियुक्ति एवं पदच्युत की शक्ति। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को नियुक्ति की, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और इसी आधार पर वो प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है। संविधान में अमेरिका की जो संघीय सरकार है वो अमेरिका में जो संघीय नियुक्तियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहली वे नियुक्तियां उच्च पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां जिन्हें राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से और सीनेट के बहुमत के द्वारा अनुसमर्थन किए जाने पर ही उन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है। और इसके पश्चात निम्न पदों पर की जाने वाली कुछ निम्न पद हैं जिन पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और इन पदों पर नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति कर सकता है, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष कर सकते हैं, या न्यायालय जो है इन पदों पर नियुक्ति कर सकता है। निम्न पद कौन से हैं, संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस या वहाँ की संसद तय करती है कि कौन से निम्न पद हैं और उन पर नियुक्ति का तरीका क्या है। देखिए, संविधान के अनुसार जो राजदूत हैं, वाणिज्य दूत हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हैं, आयोगों के सदस्य जो हैं, उनके सचिव जो हैं, राजस्व अधिकारी हैं, सेना नौसेना के जो विभिन्न उच्च अधिकारी हैं, इन पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से और उसके अनुसमर्थन से करती है। सामान्यतः विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में सीनेट जो है कोई बाधा नहीं डालती है, सामान्यतः उनका समर्थन कर देती है और राष्ट्रपति के कार्य में कोई बाधा नहीं। लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप सीनेट के द्वारा इन नियुक्तियों पर जो है अस्वीकृति दी गई है या उनका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। जैसे वहाँ पर कह सकता है कि राष्ट्रपति जॉनसन ने फोर्टास को न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की, लेकिन सीनेट ने उसका अनुसमर्थन नहीं किया। इसी प्रकार से राष्ट्रपति निक्सन ने जो है क्लेमेंट हिंसवर्थ को और हेराल्ड कार्सवेल को राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए जो है सीनेट के पास भेजा, लेकिन सीनेट ने उनके संबंध में जो है अपनी सहमति नहीं दी या उस नियुक्ति का अनुसमर्थन नहीं किया और इस प्रकार से वो नियुक्तियाँ रद्द हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो शेष 15,000 नियुक्तियाँ बनती हैं उनके संबंध में जो नियम है कि जो अमेरिका राष्ट्रपति के दल के सीनेट में जो सदस्य होते हैं वो उनके नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने करते हैं और राष्ट्रपति उनके संबंध में
स्वीकृति दे देता है और उनके संबंध में अपनी सहमति दे देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को उन पदों पर भी नियुक्तियां करने का उन पदों पर भी राष्ट्रपति नियुक्तियां करने की उसे कुछ शक्ति प्राप्त है जिनके ऊपर जिनके संबंध में सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, और ऐसी नियुक्तियों को अल्पावकाश नियुक्तियां कहा जाता है। और ऐसी नियुक्ति राष्ट्रपति जब सीनेट के दोनों अधिवेशनों के बीच का जो समय होता है, उस अधिवेशन के बीच के समय के लिए राष्ट्रपति उन पदों पर भी नियुक्तियां कर देता है जिन पर कि सीनेट की स्वीकृति की जरूरत है। तो इसलिए इनको कहा जाता है अल्पावकाश नियुक्तियां, क्योंकि दोनों अधिवेशनों के बीच के समय में उस जो है राष्ट्रपति को ये मौका मिल जाता है कि वो उन पदों पर अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तियों को नियुक्त कर दे। इसके बाद है सीनेट के प्रति शिष्टता। देखिए, अनेक संघीय पद, विशेष रूप से राज्य में स्थित जो संघीय पद हैं, उन पर जो है नियुक्ति के संबंध में वहाँ पर उनके एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। यानी राज्य में स्थित जो संघीय पद हैं और अन्य संघीय पद हैं, उन पर नियुक्ति के संबंध में वहाँ पर एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। वहाँ पर एक अलिखित नियम या परंपरा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से जो कि उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन राज्यों में वो नियुक्ति करना चाहता है, तो अपने दल के उस राज्य के सीनेट सदस्यों से वो क्या करता है, नियुक्ति से पूर्व परामर्श लेता है और उनके परामर्श से जो है वो उन पदों पर नियुक्ति करता है और उसके बाद उनके नाम सीनेट में अनुसमर्थन के लिए भेज दिए जाते हैं और सीनेट उन पर जो है अपनी स्वीकृति दे देती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति उन पदों पर नियुक्ति से पूर्व अपने दल के सीनेट सदस्यों से विचार विमर्श नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के सदस्य जो हैं वो सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के आधार पर उन नियुक्तियों को अस्वीकृत कर देते हैं। इसका उदाहरण भी वहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण जो है 1938-39 में रॉबर्ट फ्लाइट का मामला आया, फ्लाइट एच रॉबर्ट का मामला आया। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वहाँ पर पश्चिम वर्जीनिया जिले में फ्लाइट एच रॉबर्ट को जो है संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया और इस नियुक्ति पर उस राज्य में राष्ट्रपति के जो सीनेटर थे उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन राष्ट्रपति ने उस आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उनकी आपत्ति के बावजूद उस न्यायाधीश यानी फ्लाइट एच रॉबर्ट की नियुक्ति को जो है सीनेट में अनुसमर्थन के लिए भेज दिया और सीनेट ने जो है उस नियुक्ति को अस्वीकृत कर दिया और इस प्रकार से वो राष्ट्रपति जो है उस पद पर रॉबर्ट की जो नियुक्ति थी वो करने से वंचित रहे। सीनेट के सदस्यों के राष्ट्रपति के सीनेट के सदस्यों का ये मानना है कि शक्ति एक की नहीं होती है, शक्ति एक की नहीं होती है, समूह की होती है और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में यदि वो संघीय पद पर नियुक्ति करना चाहता है तो उसे अपने दल के सबसे पहले तो अपने दल के जो सीनेटर हैं उनसे परामर्श करना पड़ता है। यदि किसी स्थिति में उस राज्य में उसके दल के सदस्य नहीं हैं तो वो दूसरे दल के जो सीनेटर हैं उस राज्य से उनसे भी परामर्श ले लेता है और इस प्रकार से जो है सीनेट जो है बाद में उन पदों पर आसानी से नियुक्ति कर देती है। इसके अलावा अब है कि संविधान में ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि जिन पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है क्या उन पदों
उन पदाधिकारियों को पदच्युत भी कर सकता है। इस संबंध में संविधान मौन है। लेकिन संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी को देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी गंभीर अपराध के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी कष्ट साध्य है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो ने उन पदों के पदाधिकारियों को नियुक्त करने के संबंध में अपनी नीति शक्ति मान करके उन पदों पर पदच्युत करना प्रारंभ कर दिया है या अपनी शक्ति मान ली है। और मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दे दिया है कि जिन पदों पर अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त करता है उन पदाधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। केवल प्रतिबंध यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो न्यायालय के न्यायाधीशों को, कांग्रेस द्वारा स्थापित बोर्ड, संस्थाओं और आयोगों को और लोक सेवा के जो अधिकारी हैं उन्हें जो है पदच्युत के द्वारा उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है। इसके बाद है क्षमादान का अधिकार। अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के शासनाध्यक्षों की भांति ही क्षमादान का भी अधिकार मिला हुआ है। यानी वो अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, उनके दंड को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है और साथ ही साथ एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को जो है वो सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकता है। प्रतिबंध उसकी क्षमादान की शक्ति के ऊपर 2 प्रतिबंध हैं। पहला तो ये है कि वो सिर्फ जो जिन व्यक्तियों ने संघीय सरकार के कानूनों के विरुद्ध अपराध किए हैं उन अपराधियों को ही क्षमा प्रदान कर सकता है। राज्य सरकार की विधि के विरुद्ध अपराध करने पर दंडित व्यक्तियों के दंड को वो क्षमा प्रदान नहीं कर सकता या उनको क्षमा नहीं कर सकता है। दूसरा, महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्ति के अपराध को क्षमा प्रदान करने का उसे अधिकार नहीं है। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। देखिए, इसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कई रूपों में कार्य करता है। राजदूतों प्रतिनिधियों की अमेरिका का राजदूत जो है राष्ट्रपति जो है राजदूत राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। देखिए, राजदूतों की नियुक्ति के लिए उसे सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जो है यदि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है जिसे सीनेट स्वीकार नहीं करती है तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए अपना एक विशेष अभिकर्ता या प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से विदेशों में अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे वुडरो विल्सन ने अपने विशेष अभिकर्ता बनाया था कर्नल हाउस को, रूजवेल्ट ने हैरी हॉपकिंस को बनाया। इसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है निक्सन ने अपने प्रथम कार्यकाल में हेनरी किसिंजर को अपना विशेष अभिकर्ता बनाकर जो है चीन भेजा जिसने कि अमेरिका के साम्यवादी चीन से संबंधों को मधुर बनाया। साथ ही वियतनाम में शांति समझौते से संबंधित जो कार्य किए गए उसमें हेनरी किसिंजर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद है अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता है। समय समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस को जो संदेश भेजे उन संदेशों में महत्वपूर्ण सिद्धांतों की उद्घोषणा हुई या विदेश नीति की घोषणा हुई। जैसे आइजनहावर सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत और हम कह सकते हैं मुनरो सिद्धांत जैसे सिद्धांत जो है वो उसी समय अस्तित्व में है। इसके बाद है विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना। विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति ये तय करता है कि किस देश को किस समय मान्यता प्रदान की जाए। इसके बाद है संधियां और प्रशासकीय समझौते। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य है विदेशी राज्यों से संधियां और जो है समझौते करना। और
ये संधियाँ जब भी वैध मानी जाती हैं जबकि अमेरिका की सीनेट उन संधियों का, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि जब भी वैध मानी जाती है जबकि अमेरिका की सीनेट उसे अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेती है या उनका अनुसमर्थन कर देती है। और इसीलिए एक उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके निर्माण में, उसके 14 सूत्रों के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वर्साय की संधि का सीनेट के द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया और इसीलिए अमेरिका जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए जो है सीनेट के जो सदस्य हैं उन्हें जो संधियाँ और समझौते करता है उन्हें उनमें शामिल करता है। विदेशों में जो शिष्टमंडल भेजता है उनमें उनको स्थान देकर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके अलावा देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो है संधियों के साथ साथ उसे कुछ प्रशासकीय समझौते करने का भी अधिकार मिला है। प्रशासकीय समझौते करता है क्योंकि इनमें उसे सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस प्रकार के कई समझौते किए गए, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ प्रशासकीय समझौता करके उसे 50 विध्वंसक जो है वो प्रदान किए और इसी प्रकार से उसे गुप्त कूटनीतिक समझौते भी करने का अधिकार है। उसके आधार पर वो गुप्त कूटनीतिक समझौते भी करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 1905 में थियोडोर रूजवेल्ट ने जापान के साथ गुप्त संधि की और उसमें ये कहा कि जापान जो है वो फिलीपींस में अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार करे, उसके बदले में अमेरिका जो है वो कोरिया में जापान के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा और इस प्रकार से गुप्त कूटनीति के आधार पर वो कार्य करता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है विदेशों में यात्रा करने वाले या जो प्रवासी अमेरिकी नागरिक हैं उनके हितों का संरक्षक होता है। यदि विदेशों में प्रवासी अमेरिकी नागरिकों के साथ कोई जो है भेदभाव होता है, उनके हितों को चोट पहुंचती है, तो वो वहाँ हस्तक्षेप करके उनका संरक्षण करता है, संरक्षण की मांग करता है। और सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति, देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति होता है और इस नाते उसे सेना को किसी प्रकार से सेना को आदेश देने का अधिकार होता है। वहाँ पर युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को होता है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने का और युद्ध के संचालन का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का संचालन इस प्रकार से करता है कि कई बार कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करनी पड़ जाती है या उसको करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा मित्र राष्ट्रों को सहायता दी जा मित्र राष्ट्रों को जो है सशस्त्र बल उपलब्ध करवाए गए, उनकी सहायता की गई। ऐसी स्थिति में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जहाज़ को नष्ट कर दिया और इसके परिणामस्वरूप अमेरिका को जो है अमेरिका की कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी या उसे युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो इसी प्रकार से जबकि इससे पूर्व जो अमेरिका की जो कांग्रेस थी वो 3 बार तटस्थता अधिनियम पारित कर चुकी।